हाँ जी। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम अपने प्लानर डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं एंड आज हम डिस्कस करेंगे एएफएम का डिटेल प्लानर फॉर द अपकमिंग सीए फाइनल सितंबर 25 अटेम्प्ट। तो उसके लिए ये मैंने प्लानर बनाया है। मैंने आपके साथ पहले एक क्रिस्प प्लानर शेयर किया था जिसमें मैंने हर सब्जेक्ट के लिए आपको बताया था कि आपको ईच रिवीजन में कितना टाइम लेना चाहिए एंड टोटल आप अगर आज से भी शुरू करेंगे तो आपको टोटल अपने 3 रिवीजन ऑफ ईच सब्जेक्ट कर पाएंगे। तो मैंने उसके बाद आपके साथ एफआर का डिटेल प्लानर शेयर कर लिया कि आपको हर टॉपिक को, हर चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए। अब उसके बाद मैं आपके सामने लेके आई हूँ एएफएम सब्जेक्ट, जिसमें मैं आपके साथ बात करूंगी कि आपको अपने जो एक पूरा ओवरऑल टाइम है जो आपने क्रिस्प प्लानर में समझा था कि आपको एएफएम को इतना देना चाहिए, उसका अब बाइफरकेशन हर टॉपिक वाइज कैसे करोगे वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो अब बिना किसी अपन देरी के अपने रिवीजन को शुरू करते हैं। बस इसमें वही एक छोटी सी बात है जो हमेशा मैंने अजम्पशन दी है कि आप डेली के 10 घंटे के इफेक्टिव स्टडी आवर्स निकालने वाले हैं। आपके सिटिंग आवर्स नहीं, आपके इफेक्टिव स्टडी आवर्स होने चाहिए वो 10 घंटे, तब जाकर के आप इस प्लानर को फॉलो कर पाओगे। प्लस आपकी क्लासेस हो चुकी हैं पहले से, अब आप सिर्फ अपना रिवीजन करने के लिए बैठे हो। आपको अपनी कोई भी क्लासेस नहीं देखनी है, तो आप सिर्फ अब सितंबर 25 के लिए अपनी क्लासेस सॉरी अपने रिवीजन को कर रहे हो, अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई भी आपकी क्लासेस बाकी नहीं है। तो इन दो असम्पशंस के बेसिस पे मैंने ये प्लानर बनाया है। एंड चलिए अब शुरू करते हैं अपने प्लानर डिस्कशन को। सो अपना आज एएफएम सब्जेक्ट का डिस्कशन है। एएफएम सब्जेक्ट का डिस्कशन है। टोटल अपने कितने सब्जेक्ट है? 5 है। अपन ने क्रिस्प प्लानर में समझा था कि अपन के पास कितने डेज बचे हैं? 110 दिन बचे हैं। एंड हमने एएफएम को कितना टाइम दिया था? 24 डेज। 24 डेज का बाइफरकेशन कैसे है कि हम फर्स्ट डिवीजन में कितना देंगे? 13 डेज का टाइम देंगे। सेकेंड रिवीजन में कितना देंगे? 7 डेज का टाइम देंगे। एंड इन दी थर्ड रिवीजन वी विल गिव 4 डेज टाइम। तो इस अकॉर्डिंग अपने पास कितने दिन हुए एएफएम सब्जेक्ट के लिए? 24 डेज। यानी अगर मैं 4 महीने, मतलब एक बार रफ आइडिया से अपन 4 महीने की बात करें कि हमारे पास अभी 4 महीने हमारी पढ़ाई के लिए, तो उसमें से हम 24 डेज अपने एएफएम सब्जेक्ट को देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपन अपने डिस्कशन को, डिटेल डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने कौन सा मैंने टॉपिक लिया? सिक्योरिटी वैल्यूएशन का। हाँ, एक बात मैं आपको और वापस रिपीट कर देती हूँ कि जिस ट्रोनोलॉजी में मैंने यहाँ पे आपको टॉपिक्स प्रोवाइड कराए हैं, आप इस ट्रोनोलॉजी में भी अपना रिवीजन कर सकते हो। और या फिर आप अपना खुद का भी एक ऑर्डर बना सकते हो कि पहले मैं ये टॉपिक्स करूंगा, देन ये, इस तरह से भी कर सकते हो। मैंने क्या बेसिस लेकर के ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाया है कि भाई सबसे पहले आप थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक्स को खत्म कर लो, ताकि आप आराम से, फिर मतलब जब आपका एंड टाइम आ रहा होगा, फॉर सपोज आपने शुरुआत में 13 डेज दिए एंड नाउ यू आर एट 9th और 10th डे, तब तक आपके सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स हो चुके होंगे और आपके पास से जो इजी टॉपिक्स है जो जल्दी खत्म हो जाते हैं बस वही बचे होंगे। तो आप थोड़े से लाइटर मोड में आ जाते हो। एंड इवन अगर आपको किसी डिफिकल्ट टॉपिक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा है रादर देन योर अलॉटेड टाइम, तो वो भी आप मैनेज कर पाओगे। तो इसलिए मैं हमेशा यही बेसिस लेती थी। मैंने अपनी प्रिपरेशन में भी यही किया है कि मैं पहले डिफिकल्ट टॉपिक्स करती थी एंड देन उसके बाद में थोड़ी लाइट टॉपिक्स पे आती थी। आप थोड़ा अपनी डिफरेंट स्ट्रैटेजी भी अपना सकते हो एज पर योर ओन कन्वीनियंस। ठीक है, तो मैंने जिस क्रोनोलॉजी में दिया मैं उसमें बता देती हूँ आपको। सिक्योरिटी वैल्यूएशन को इन दी फर्स्ट डिवीजन 8 आवर्स, बिकॉज वो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में बहुत सारी चीजें होती है। अपने प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है एंड डेट्स वगैरह है, डिबेंचर्स है। तो इसके लिए गिविंग 8 आवर्स एट द स्टार्टिंग आप दे सकते हो। आप इसका कम भी कर सकते हो कि भाई हमने तो इंटर में भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था तो आपने 6 आवर्स दे दिए, 5 आवर्स दे दिए, डिपेंडिंग अपॉन यू कि भाई अगर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है तो मैं कम टाइम देकर भी उसे कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, उसके सिक्योरिटी वैल्यूएशन के बाद आप फिर से जो उसके थोड़े से हायर टॉपिक्स पे चलते हैं, जैसे क्या क्या, फॉरेक्स हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया एंड ये फिर बाकी के आगे के टॉपिक्स हो गए। फॉरेक्स में पहले करने को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसमें यार इतना आपको समझना पड़ता है, आस्क रेट हो गया, बिड रेट हो गया, कौन सी रेट कब यूज होगी, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। तो मेरा सजेशन यही है कि आप पहले फॉरेक्स को कंप्लीट कर लो। अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई पहले डेरिवेटिव्स कर लिया फिर फॉरेक्स कर लिया, वो आप पे डिपेंड करता है। बट जनरली मेरा सजेशन यही रहता है कि आप पहले फॉरेक्स को कंप्लीट करो। ठीक है, फॉरेक्स में आप कितने दे सकते हो? 16 आवर्स। 16 आवर्स का मतलब हो गया रफली आपने दे दिया 1.5 दिन के आसपास। एंड 1.5 दिन इज मोर देन सफिशिएंट आपको, क्योंकि
आप क्लासेस ले चुके हो, आपके नोट्स बने हुए हैं, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेसिकली एएफएम में देखो थ्योरी इतनी ज्यादा कुछ पूछी नहीं जाती है, मतलब हार्डली 5 से 10 क्वेश्चन, मतलब 10 मार्क्स की आती है। वेटेज अच्छा खासा दे रखे होते हैं, लेकिन अगर मैं ऑप्शनल क्वेश्चन को हटा दूं जो जनरली बच्चे हटाते हैं, तो उसके बाद आपके पास हार्डली 5 या 10 मार्क्स की थ्योरी बचती है एग्जाम में। तो ठीक है, वो थोड़ा सा मार्क्स कंटेन करती है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करती। तो आपको अपने प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, एंड जो आपके नोट्स बने हुए उससे आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पे जंप ऑन करो। ऐसे नहीं कि आप पहले थ्योरी पढ़ रहे हो कि अच्छा ये लिखा है, ये लिखा है, ये रेट होती है, वो रेट होती है। नहीं भाई, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पे जंप ऑन करना चाहिए, एंड वो क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो वो फिगर आउट करना चाहिए। ठीक है, तो फॉरेक्स में आपने 16 आवर्स दे दिए, एंड देन फिर सेम डेरिवेटिव्स में भी 16 आवर्स, बिकॉज यही दो चैप्टर्स है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, एक पेन एरिया होते हैं हर स्टूडेंट के, कि यार नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, कब लेना है कॉल, कब लेना है पुट, नहीं समझ में आ रहा। तो इन दोनों चैप्टर्स को अगर आपने अच्छे से कर दिया, मतलब टोटल में 3 या 4 दिन लगा करके, तो आपके मतलब होता है ना कि एएफएम की एक होती है, मतलब माइलस्टोन कंप्लीट हो गया कि अगर ये दोनों चैप्टर्स आपके अच्छे ग्रिप में आ गए तो। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर्स करने के बाद आप आराम से इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। ये दोनों चैप्टर्स कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनका पोर्शन इसमें आता है। तो ये दोनों अच्छे से हो जाएंगे तो इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इनको आप कितना टाइम दे सकते हो, 7.5 आवर्स एंड 7.5 आवर्स, यानी ये भी अपना अराउंड हो गया 1.5 दिन के आसपास दोनों को मिला करके। ठीक है, तो चलते हैं बिजनेस वैल्यूएशन पे। बिजनेस वैल्यूएशन में क्या है कि भाई अपन को वो कंपनी की पूरी वैल्यू निकालनी होती है कि अगर इसमें डेट है, इसमें इक्विटी, तो उसके फिर कितनी टोटल वैल्यू उसकी होगी। तो वो आप आराम से कर सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता है, कहीं ना कहीं इसका कुछ पोर्शन अपन ने इंटर पे भी पढ़ा होता है। तो वी कैन इजिली मैनेज बिजनेस वैल्यूएशन। ठीक है, तो उसमें आप स्टिल 7.5 आवर्स दे सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा ग्रिप है कि हाँ भाई मुझे अच्छे से आता है, तो आप उसका कम भी कर सकते हो, 6 आवर्स 7 आवर्स, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, देन आ गया अपना म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आप कितना टाइम दे सकते हो, 7.5 आवर्स। म्यूचुअल फंड्स जनरली बच्चों को थोड़ा सा इजी लगता है, बिकॉज उसमें ज्यादा इतना कुछ होता नहीं है, एंड आपको बस एक वो एनएवी निकालनी होती है। तो जनरली बच्चे सोचते हैं कि हाँ ये अपन आराम से कर सकते हैं, ज्यादा इसमें अपन को सोचना भी नहीं पड़ता, मेहनत भी नहीं लगती, और इजिली ये चैप्टर अपने समझ में आ जाता है, एंड स्कोरिंग भी रहता है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो ये चैप्टर एक बढ़िया रहता है, तो उससे स्टार्टिंग में 7.5 आवर्स दे वर्थ इट है। ठीक है, देन आ गया अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, 15 आवर्स। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ज्यादा टाइम देने को क्यों कह रही हूँ, बिकॉज उसमें ठीक है उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट क्वेश्चन से ज्यादा आपको जो उसके फॉर्मूलेज है वो समझ में आना जरूरी है, बिकॉज उसमें फॉर्मूलेज इतने सारे हैं, आपको समझना होगा कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज होगा, ताकि आप उसे करेक्ट परफॉर्म कर सको। तो जनरली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एक बार में प्रैक्टिस करने पर पकड़ कभी नहीं बनती, उसके फॉर्मूलेज कभी याद नहीं होते। तो कम से कम आपको 1-2 बार तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, तब तब जाकर के आपके वो जो फॉर्मूलेज है वो दिमाग में बैठेंगे, आपको समझ में आएंगे। तो पोर्टफोलियो की अच्छे से आपको 2 बार प्रैक्टिस करनी ही होगी। तो स्टार्टिंग में आप 15 आवर्स दे रहे हो, अच्छे से लिख लिख के सॉल्व कर रहे हो, कुछ कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहे हो, तो ये वर्थ इट है, इतना टाइम आपको देना चाहिए। पोर्टफोलियो से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, देन आ गया अपना एडवांस कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, इसके लिए 10 आवर्स। अब देखो ये हो सकता है कि हमने जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस है वो इंटर में भी पढ़ा था, उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। तो बच्चों को लग सकता है कि हमें हाँ कुछ हद तक तो इसकी चीजें आती हैं, मतलब हमारा काफी एरिया कवर्ड है ऑलरेडी इंटर में, बिकॉज वो असल में भी है ऐसा कि कुछ एरियाज जो हैं वो ऑलरेडी हमारे इंटर में पढ़ाए गए थे, जैसे वो पे बैक पीरियड होता है, एंड वो नेट कैश फ्लोज निकालने होते हैं, वो ऑलरेडी हमने इंटर में पढ़े हुए होते हैं, तो फाइनल में उनको दोबारा इतना फोकस करने की जरूरत होती नहीं है। तो बच्चे हो सकते हैं कि भाई वो 10 घंटे देने के बजाय, यानी पूरा एक दिन देने के बजाय वो कर लें कि भाई मेरा तो 7 घंटे में हो गया, 8 घंटे में हो गया। दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कैसे इसको मैनेज करना है। बिकॉज देखो मैं ये क्यों बोल रही हूँ आपको कि आपको अगर लग रहा है कि आप कम में भी मैनेज कर सकते हो तो आप उसे मैनेज कर लो। बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरा फॉरेक्स से डेरिवेटिव्स में अभी भी 16 आवर्स देने के बाद भी एक होता है ना ग्रिप नहीं आ रही है, तो आप उनको ज्यादा टाइम दे सकते हो। ठीक है, देन अपना आता है मर्जर्स एक्विजिशंस एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इसके लिए 10 आवर्स। अब मर्जर एंड एक्विजिशंस में हाँ जनरली बच्चों को इतना टाइम लग जाता है कि उन्हें 10 घंटे यानी पूरा एक दिन देना पड़ता है उस क्वेश्चन को समझना, उसके जो पीछे के कॉन्सेप्ट जो उन्होंने कॉन्सेप्ट नोट्स में लिखा हुआ है उनको पढ़ना समझना, एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हाँ आप 10 घंटे से स्टार्टिंग में दे रहे हो तो इट्स वर्थ इट, एंड स्कोरिंग भी रहता है ये चैप्टर। अगर एक बार में समझ में आ गया ना तो बच्चे से आराम से इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, एंड हाँ डेफिनेटली इसका क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट ही अपने आगे कुछ थ्योरी वाले चैप्टर्स। अब देखो मैंने यहाँ पे वही थ्योरी के चैप्टर्स लिए जिनसे जनरली अपने क्वेश्चन बनते हैं। एक जो अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 रहता है जो जनरली पूरा थ्योरी का क्वेश्चन आता है,
वो हो सकता है कि कभी आपको सॉल्व करना पड़ जाए, बिकॉज अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आ रहा तो भाई उसमें मूव ऑन करना ही पड़ता है। तो ये कुछ चैप्टर्स है जो आपको कर लेने चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप हार्डली अगर 2 घंटे भी दोगे मिला करके, मतलब देखो स्टार्टिंग में आप थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे रहे हो वो चलता है, लेकिन अगर एकदम एग्जाम टाइम में हमने 1 घंटा 1.5 घंटा भी दे करके इनको देख लिया ना, तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब जैसे बात होती है अपनी फाइनेंशियल पॉलिसी की, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की, इसमें 5 आवर्स, अब देखो जनरली 5 आवर्स आप रहने दो इसमें, मेरे हिसाब से अगर आप इसमें 2 आवर्स भी दोगे ना तो भी आपके लिए सफिशिएंट है, बिकॉज उसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं। तो मेरे हिसाब से 2 घंटे से ज्यादा देना वर्थ इट नहीं है, आप इसमें से टाइम बचा करके ऊपर किसी में भी टाइम दे सकते हो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बट मैंने एक बार के लिए सिर्फ 5 आवर्स इसलिए दिया है कि अगर किसी को लग रहा है कि फिर उससे ज्यादा टाइम चाहिए तो वो उसे दे सकता है, लेकिन मेरी पर्सनल उसमें कि आपको 2 घंटे देने चाहिए, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। मैं इसमें मार्क कर देती हूँ एक बार के लिए 2 आवर्स will be sufficient. ठीक है, नाउ नेक्स्ट सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस में 5 आवर्स, हाँ सिक्योरिटी एनालिसिस में आप इतना टाइम दोगे तो चलेगा, बिकॉज उसमें क्या कुछ क्वेश्चंस भी अपने एक दो जो कि जनरली कभी कभी आईसीआई पूछ लेता है, जब उसमें मजे आते हैं ना कि भाई ये बच्चों को थोड़ा सा परेशान करते हैं, तो वो उससे एक सेट पैटर्न के क्वेश्चन है जो वो पूछ लेते हैं, तो एक बार फिर आप उन्हें सॉल्व कर लोगे, समझ लोगे कि भाई किस तरह से वो सॉल्व हुआ, तो आपके लिए सही रहेगा। तो इसको 5 आवर्स दे दो तो सफिशिएंट है। देन अपना आ गया रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में अपने क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए भी आप 5 आवर्स दोगे, दैट इज सफिशिएंट। सिक्योरिटाइजेशन एंड स्टार्टअप फाइनेंस, इसके लिए भी आप अगेन टोटल में आप ऐसा कर सकते हो इसमें कि टोटल में मिलाकर के आप 5 आवर्स दे दो, या फिर सेकेंड टोटल में मिलाकर के 4 आवर्स दे दो, बिकॉज मैंने ये जो जनरल बेस पे बना दिया था कि आपको मतलब थ्योरी को भी अच्छा टाइम दो, बट स्टार्ट सिक्योरिटाइजेशन स्टार्टअप फाइनेंस में इतनी जरूरत नहीं है, बिकॉज उसमें सिर्फ थ्योरी ही थ्योरी है, तो आप 4 घंटे दोगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट में तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो कि आईसीआई कभी कभी मन होता है तो पूछ लेता है, तो जस्ट ऑन द सेफर साइड मैंने उसमें 5 घंटे दिए। बाकी अपने बिल्कुल जो कोर थ्योरी के टॉपिक्स हैं, फाइनेंशियल पॉलिसी हो गया, सिक्योरिटाइजेशन हो गया, स्टार्टअप फाइनेंस हो गया, अगर आप इनको 2-2 घंटे भी दोगे, फाइनेंशियल पॉलिसी को 2 घंटे, सिक्योरिटाइजेशन को 2 घंटे, स्टार्टअप फाइनेंस को 2 घंटे, तो भी आपके लिए वो सफिशिएंट होगा। तो जो भी इधर से आपका टाइम बच रहा है, इधर से आपके 3 घंटे बच गए, इधर से भी 3 घंटे, यानी आपके पूरे 6 आवर्स, एंड ऊपर भी आपके 3 घंटे, यानी आपके 9 आवर्स बच गए, तो 9 आवर्स में तो आप किसी में भी इसको एक्स्ट्रा एलोकेट कर सकते हो, किसी में भी। मैंने एक जनरल मतलब जनरल पॉपुलेशन के बनाया था, क्योंकि मैंने भी 15 से 20 सीए से बात करी थी जो कि अभी रिसेंटली सीए बने हैं, तो उन्होंने कुछ ने इतना टाइम दिया था, कुछ ने बोला कि हमने सिर्फ 1-2 घंटे पढ़ा है, देन हमने बस चलने दिया। तो सबका अलग अलग एक माइंडसेट रहता है, तो मैंने जो जनरल मेरे सामने अंडरस्टैंडिंग आई है तो उसके बेसिस में मैंने इसे 5 घंटे दिया था। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करके, अगर आप मेरी ओपिनियन पूछोगे मैंने कितना दिया था, तो मैंने अभी आपके सामने जो 2-2 घंटे लिखे वो मैंने किया था, एंड सिक्योरिटी एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट को 5-5 घंटे दिए थे। तो इस तरह से जो मेरे 9 आवर्स बचे हैं आप उन्हें किधर भी ऊपर एलोकेट कर सकते हो फॉर योर बेटरमेंट। ठीक है, तो ये तो हो गई अपने फर्स्ट रिवीजन की बात। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है मैं इसको रहने देती हूँ। ठीक है, तो आपको अगर मैं यही पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगी जिसमें ये सारी मार्किंग्स होंगी, तो आपको इजी रहेगा समझना कि मैंने आपके साथ डिस्कस क्या किया था। ओके, नाउ ऑन दी सेकेंड रिवीजन। सेकेंड रिवीजन में कितना टाइम देना है आपको? 7 डेज देने। 7 डेज में कैसे आपका बाइफिकेशन रहेगा? सिक्योरिटी वैल्यूएशन के लिए आप 4 आवर्स दे सकते हो, फॉरेक्स के लिए आप 11 आवर्स दे सकते हो, डेरिवेटिव्स 11 आवर्स, इसको ऑन इस तरह से करके मैंने सारे जो अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं उनके मैंने टाइम एलोकेट किया हुआ है। नाउ कमिंग अगेन ऑन दी थ्योरी टॉपिक्स, यहाँ पे मैंने ईच में 2-2 आवर्स दिया है। अब डिपेंड करता है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि आपका ये वाला जो टॉपिक है फाइनेंशियल पॉलिसी, सिक्योरिटाइजेशन एंड स्टार्टअप फाइनेंस, इसमें लग रहा है कि हाँ भाई मैंने बस एक बार पढ़ लिया, मेरे लिए वो सफिशिएंट है, एंड मैं उसमें जब अपना थर्ड रिवीजन कर रहा हूँ या फिर जब मेरा 1.5 डे रिवीजन चल रहा होगा, अगर मेरे पास उसका टाइम बचा तो उसमें मैं 1 घंटा निकाल के इसे पढ़ लूंगा। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आपने एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा जरूरत नहीं है, तो आप उसे हटा सकते हो यहाँ से इन 2 घंटे को। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार थोड़ा सा तो पढ़ लेना चाहिए, तब अकॉर्डिंगली अपना टाइम दे सकते हो कि भाई मैंने आधा घंटा दे दिया, 1 घंटा दे दिया, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं अभी मुझे 2 घंटे की जरूरत है, तो यहाँ पे मैंने आपको 2 आवर्स मार्क करके दिया है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इन्हें कितना टाइम देना चाहिए चाहते हो। अगर मैं अपनी बात बताऊं मैंने कितना टाइम दिया था, तो मैं अपना टाइम आपको यहाँ बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे 0.5 आवर दिया था,
एंड यहाँ पे भी 0.5 एंड यहाँ पे भी 0.5। यहाँ पे मैंने जो अपने सिक्योरिटी एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट है, यहाँ पे मैंने 2 आवर्स दिए थे ड्यू टू सम प्रैक्टिकल पोर्शन। ठीक है, यहाँ से मेरी 1.5 आवर्स की सेविंग्स हुई है। 1.5 आवर्स की 1.3 4.5 ओके, इट इज 4.5 आवर्स की मेरी यहाँ से भी सेविंग हुई है। अब मैं इस टाइम को भी ऊपर कहीं पे एलोकेट कर सकती हूँ फॉर एनी अदर टॉपिक जिसमें मुझे प्रॉब्लम है। ठीक है, सेम इन दी थर्ड रिवीजन। थर्ड रिवीजन में अपने पास कितना टाइम बचेगा, 4 आवर्स का, 4 डेज का बचेगा। किसके अकॉर्डिंग बनाया, ये जो अपना क्विज प्लानर था उसमें मैंने जो ओवरऑल सब्जेक्ट को टाइम दिया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसे बनाया है। ठीक है, तो अगेन अपने ये सारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स के टाइम एलोकेशन आ गया, एंड देन अगेन इन दी थ्योरी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे 1-1 घंटा दिया है। अब जनरली बच्चे यहाँ तक आते जो थ्योरी टॉपिक्स होते हैं उनको एक बार के लिए होता है कि अगर यार मैंने 2 बार रिवाइज कर लिया है। देखो 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्होंने पहली बार रिवाइज किया एंड फिर एकदम लास्ट में रिवाइज कर रहे हैं। दूसरे तरह के बच्चे क्या होते हैं कि उन्होंने 1-2 बार पहले रिवाइज कर लिया एंड अब लास्ट मोमेंट आने पर उन्होंने छोड़ दिया कि भाई मैंने जितना पहले पढ़ लिया था उसके बेसिस में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा अपने एग्जाम में। तो अगर आप इस तरह से मैनेज कर रहे हो कि भाई मैंने पहले 1-2 बार रिवाइज कर लिया एंड अब मुझे थ्योरी टॉपिक्स को देखने की जरूरत नहीं है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, ये जो मैंने 1 आवर एलोकेट किया है फाइनेंशियल पॉलिसी को, सिक्योरिटाइजेशन को, स्टार्टअप फाइनेंस को, इनको हटा सकते हो, आपको जरूरत नहीं है। एंड सिक्योरिटी एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट को रहने देना बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मेरे से पूछोगे मैंने क्या किया था, मैंने यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि मैंने ये जो लास्ट में एकदम थ्योरी टॉपिक्स थे इनको नहीं किया था बिकॉज मैं इनको ऑलरेडी 2 या 3 बार पढ़ चुकी थी एंड मैंने ना ही इनको 1.5 डे में किया था। मैं अपना बता रही हूँ, आपको लगता है कि आपको 1.5 डे में भी देखने की जरूरत है तो आप अकॉर्डिंगली उसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से भी इस 1 आवर को यहाँ से हटाती हूँ तो मेरी टोटल सेविंग्स में आता है 3 आवर्स। ठीक है, तो अब आप इस 3 आवर्स को भी ऊपर कहीं पे एलोकेट कर सकते हो फॉर एनी अदर टॉपिक जिसको आपको और ज्यादा प्रॉपर्ली करना हो। ठीक है, तो ये था अपना पूरा डिस्कशन अबाउट द एएफएम प्लानर। आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो मतलब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे करेंगे, बट ट्रस्ट मी गाइस, आप इसे फॉलो करोगे तो आपका ऑनेस्टली जितना टाइम एलोकेट है उतना टाइम में आपका पूरा चैप्टर खत्म होने लगेगा, प्रोवाइडेड आप अपना जो पढ़ाई है वो इफेक्टिवली कर रहे हो। जो आपने अगर 10 घंटे निकाले इफेक्टिव स्टडी आवर्स के, वो आप 10 घंटे बिल्कुल 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 इफेक्टिवली कर रहे हो। आप उसमें कोई मोबाइल नहीं देखे, उसमें कोई ऐसे नहीं कि ना हम जाके टीवी देखने लग गए या फिर ना मम्मी पापा से बात करने बैठ गए। नहीं, देखो आपको अपने जो भी डेली वर्क्स के लिए वॉशरूम वगैरह के लिए जाना है, दैट इज अंडरस्टूड कि आपको वो जाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अगर 1-2 मिनट मम्मी से बात कर ली तो वो भी समझ में आता है, लेकिन ऐसे नहीं कि घंटे के लिए बैठ गए, नहीं वो नहीं करना है। खाना खाने के लिए भी जा रहे हो तो आप आधे घंटे का ब्रेक ले लो, दैट इज सफिशिएंट। बट आपका पूरा ओवरऑल 10 घंटे का इफेक्टिव स्टडी आवर्स होना चाहिए, अदर देन ऑल योर डेली वर्क, अदर देन ऑल योर लंच डिनर टाइम। उसके अलावा आपका 10 घंटे का एकदम इफेक्टिव स्टडी आवर्स होना चाहिए जिसमें आप एकदम मन लगा के पढ़ रहे हो, आपके पास मोबाइल नहीं, आपके पास कुछ नहीं है एंड आप बस अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको ये प्लानर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा in completing your AFM course for the CA final September 25 attempt, and I really wish you all the best कि ये अटेम्प्ट में आप सीए जरूर 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 बन जाओगे। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि हमेशा अपने मन में एक बात रखना, दैट दिस अटेम्प्ट विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट। अगर आप ये सोच के चलोगे तो यस डेफिनेटली दिस अटेम्प्ट विल बी योर लास्ट अटेम्प्ट। तो अपने अंदर यही एक मोटिवेशन रखना कि मैं सीए बन के रहूंगा, बन के रहूंगी, एंड यू विल डेफिनेटली बिकम वन। तो आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको प्लानिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपको सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट भी है, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो थ्रू दी टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डू कनेक्ट विथ मी, डू हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ मी। आई विल बी रियली 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 हैप्पी टू हेल्प यू आउट गाइस, एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आप लोगों से इस वीडियो में इतनी ही बात करनी थी। अगर वीडियो पसंद आई हो एंड लगे कि ये प्लानर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा तो अपने पीयर्स के साथ भी इसे शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करना, एंड मुझे एक लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये प्लानर कैसा लगा, ताकि मुझे समझ आए कि आपको ऐसे प्लानर्स की आगे भी नीड है। ठीक है, सो अभी मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। दिस इज सीए नंदी गुप्ता साइनिंग ऑफ।